जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों ने अमरनाथ यात्रियों की बस पर अंधाधुंध फायरिंग की। इसमें 7 अमरनाथ यात्रियों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। अपनी तरह का पहला बड़ा हमला अमरनाथ यात्रियों पर। अब से पहले ऐसा नहीं हुआ था कि अमरनाथ यात्रियों को शिकार बनाते थे आतंकी, लेकिन इस बार ऐसा हुआ है। दरअसल अमरनाथ यात्रा के समय पर जब यात्री देश भर से आते हैं तो इससे जम्मू कश्मीर के लोगों को कारोबार मिलता है, रोजगार मिलता है, और इसी वजह से शायद कभी इनको टारगेट नहीं किया गया था, लेकिन इस कायराना हमले में 7 यात्रियों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। और इस वक्त हमारे सहयोगी अजय जांडियाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अजय, फिलहाल वहां पर क्या स्थिति है? आप यात्रियों के बीच में है, वो यात्री जिन्हें कल यात्रा पर निकलना है, जो भी यात्रा पर जाने वाले हैं, उनके बीच में किस तरह का माहौल, किस तरह की घबराहट? रवि जी, आपको बता दूं, इस वक्त हम जम्मू बेस कैंप में हैं और लगातार जो यहां से यात्रा कल जानी है उनमें कहीं ना कहीं अभी जो है ये साफ नहीं हो पाया कि ये यात्रा सुबह जाएगी कि नहीं जाएगी, क्योंकि अभी इस वक्त की स्थिति ये है कि जो हाईवे है अनंतनाग के आसपास का, वहां किसी भी मूवमेंट को जो है वो बंद कर दिया गया है और इसी वजह से कल का जो है वो साफ नहीं हो पाया यात्रा जाएगी, क्योंकि ये लेट नाइट डिसीजन लिया जाएगा। मगर चांसेस अभी तक यही है कि सुबह यात्रा शायद ना जाए, क्योंकि आतंकी हमले के बाद अभी भी आतंकियों का पता नहीं चल पाया है कि आतंकी कहां पर हैं। हम इस वक्त बेस कैंप में हैं और मेरे साथ यहीं पर श्रद्धालु हैं जो कल अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले हैं, इन्हीं से बात करते हैं। आप मुझे बताइए, कल अमरनाथ यात्रा पर आपने जाना था, तो क्या अब यात्रा जाएगी या नहीं जाएगी ये साफ हो पाया है? कोई बताया है अभी? जी सर, कोई तो कुछ नहीं बताया है सर, अभी तक नहीं बताया। नहीं सर, दुख की बात है सर। कल आप यात्रा पे जाने के लिए, अगर कल यात्रा जाती है, आप जाएंगे? कोई डर लग रहा है? कोई नहीं सर, बिल्कुल जाएंगे सर, बिल्कुल जाएंगे, कोई चाहे कुछ हो जाए, चाहे सर कुछ हो जाए। और आपको अभी तक बताया गया है कि कल यात्री जाएंगे कि नहीं? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं बताया। मगर आप जाना चाहते हैं? अब बिल्कुल जाना चाहते हैं, बिल्कुल जाना चाहते हैं, बिना डर। रवि जी, आप सुन सकते हैं, ये बाबा बर्फानी के भक्त कह रहे हैं कि इनको यात्रा पे जाना है, डर नहीं है। मगर इसी बीच अगर आपको बता दूं, यहाँ की सुरक्षा की अगर बात करें तो यहां आप देखेंगे सीआरपीएफ है, जम्मू कश्मीर पुलिस है, सेना है, इसकी 24 घंटे की तैनाती यहां पे रहती है और किसी भी तरह से कोई भी लापरवाही जो है यात्रियों की, अजय, लापरवाही की बात जो समझ में आ रही है, वो फिलहाल अब तक जो जानकारी छन छन कराई है वो ये है कि ये बस एसओपी के तहत सड़क पर नहीं थी, इसे इस वक्त ट्रेवल नहीं करना चाहिए था। खबर तो यहां तक भी है कि 7 बजे के बाद अमरनाथ यात्रियों के लिए या उनसे जुड़ी किसी भी बस के लिए हाईवे पर जाने की इजाजत ही नहीं थी। क्या कहेंगे इस बारे में? क्या कुछ जानकारी आपको मिली है? बिल्कुल रवि, आपको बता दूं, यहां से जब यात्रा जाती है, जैसे मैं आज के आंकड़े आपको बताना चाहूंगा, लगभग 70 के करीब बसेज जो हैं, छोटी और बड़ी गाड़ियां जो है जम्मू बेस कैंप से बालटाल और पहलगाम के लिए सुबह लगभग 4 बजे निकली हैं। यह एसओपी है, उसके मुताबिक अगर 70 गाड़ियां हैं, आपको बता दूं लगभग हर 9 से 10 गाड़ियों के बाद एक काफिला जो है वो सुरक्षा बलों का रहता है, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस होती है, सीआरपीएफ के लोग रहते हैं। इनको कड़ी सुरक्षा के बीच जो है इन गाड़ियों को यहां से काफिले के साथ जो है बालटाल और पहलगाम, जहां जिस यात्री को जिस रूट से जाना है वहां बेस कैंप तक पहुंचाया जाता है। एसओपी यह है कि यहां से जब यात्री निकलेंगे, उनके आगे और उनके बीच में लगभग 8 से 9 से 10 गाड़ियां जो है, 8 से 10 गाड़ियां जो है वो सुरक्षा बलों की रहती हैं। वो हथियारबंद रहते हैं, अत्याधुनिक हथियार रहते हैं उनके पास, और वो यात्री जो हैं पूरे रास्ते पे कड़ी सुरक्षा के बीच चलते हैं, इसलिए एसओपी निकाली गई थी। मैं आपको एक बस दिखाने की कोशिश करता हूं रवि जी। ये बस इस वक्त यहां से जो जा रही है, इस बस को इसी बेस कैंप में लाया गया है और इस बेस कैंप पे आने के बाद इनको एक रजिस्ट्रेशन जो है, एक रजिस्टर्ड नंबर जो है वो लगाया जाता है। मैं कोशिश करूंगा आपको बताने की, ये एक सिक्योरिटी का चेकअप का जो नंबर है, आप देखेंगे इस पे जम्मू कश्मीर पुलिस का एक लोगो लगा हुआ है और उसके बाद इस यात्री बस को जो है यहां पर अंदर एलो किया गया है। इस बस को यहीं से कल जो है अगली यात्रा के लिए निकलना है, इसी में यात्री सवार होंगे, चाहे ये बस किसी ने प्राइवेट हायर की हो या फिर ये बस जो है यही बेस कैंप से जिसकी टिकट जो है वो मिलती है, वो आपको बता दूं चाहे वो रहे। इन बसेस को यहीं से आगे जो है वो निकाला जाता है और ये बसेस जो हैं आगे जाती हैं। मगर ये जो बस है, ये जो बस जिसको हमला हुआ है, जो मीर बाजार अनंतनाग के पास, ये बस जो है इस कॉन्वॉय में नहीं थी और ये बस अकेली चल रही थी। यही इस कहीं ना कहीं चालक की, ड्राइवर की गलती है, यात्रियों की गलती
है कि वो इस जो है कॉन्वॉय में नहीं रहे और अकेले उन्होंने ट्रैवल करना जो है वो आपको बता दूं वो सही समझा। मैं वापिस आपको बता दूं कि जो एसओपी है उसका कहीं ना कहीं उल्लंघन हुआ है और उसी वजह से ये बस जो है वो अटैक हुई है, जिसमें 7 से 8 लोगों की यात्रियों के जो है मरने की खबर है। लगभग दर्जन भर यात्री जो है वो घायल हैं। अजय, लेकिन चिंता की बात अभी यह है कि वो आतंकी जिन्होंने इस कायरतापूर्ण हमले को अंजाम दिया अभी भी सुरक्षा बलों की हद से पकड़ से बाहर हैं। जो ये इलाका है जहां पर ये हमला हुआ है, इसके बारे में कुछ बताइए, किस तरह का टेरेन है? क्योंकि जहां तक मैं भी उस इलाके में गया हुआ हूं, काफी निर्जन इलाका है, जंगली इलाका है, पहाड़ी इलाका है और वहां पर आबादी बहुत कम है। किस तरह से सर्च किया जाएगा अब उन आतंकियों को? देखिए, आपको बता दूं रवि जी, ये जो हमला हुआ है ये अनंतनाग के आसपास हुआ है, जो मीर बाजार का इलाका पड़ता है। ये यात्री बस जो बताया जा रहा है, जो अभी जानकारियां मिल रही हैं उसके मुताबिक ये बालटाल से दर्शन करने के बाद वापिस आ रहे थे। इनको कहीं ना कहीं जम्मू पहुंचना था और ये बस जो है रास्ते में मीर बाजार के आसपास का इलाका जो पड़ता है वो रिहायशी इलाका है। आपको बता दूं, आतंकी कहीं ना कहीं वहां पर लोगों को आड़ बनाकर वहां पहुंचे हैं और वहां पर उन्होंने आकर इन यात्रियों को निशाना बनाया है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कुछ सुरक्षा बलों के लोग, जम्मू कश्मीर पुलिस के लोग भी इसमें घायल हुए हैं। वो कितने लोग हुए हैं वो अभी तक हालांकि साफ नहीं हो पाया। मैं अगर आपको बता दूं, पूरा जो हाईवे है जम्मू से लेकर लखनपुर से लेकर पूरा बालटाल और पहलगाम के बाद जो ऊपर ट्रैक तक, जो केव तक, जो गुफा तक जो रहता है रैक, उस पूरे हाईवे पर जो है लगभग 40 से 45 हजार सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। और ये यात्री बस भी कहीं ना कहीं इस वजह से निश्चिंत रहे होंगे कि पूरे हाईवे पर जो है सुरक्षा बलों की तैनाती है और ये लोग ट्रैवल करके रात को सफर करके निकल जाएंगे। हालांकि एडवाइजरी पहले से दी गई थी कि कोई भी यात्री बस अगर उसको ट्रैवल करना है तो सबसे बेहतर यही तरीका है कि वो इस बेस कैंप में पहुंचे, चाहे वो जम्मू है, चाहे वो बालटाल या पहलगाम का है, वहां से कड़ी सुरक्षा के बीच जो है वापिस अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचे ताकि किसी तरह की कोई हानि उनको ना हो। क्योंकि आतंकियों की हमले की आशंका पहले से जताई जा रही थी और खास तौर पर जो बुरहान वानी के बरसी का एक सप्ताह जो वहां पर ऐलान हुआ, जिसके लिए सुरक्षा बलों को पहले ही इनपुट मिल चुका था, उन्होंने इस दौरान भी एक बार कहा था कि यात्री जो हैं उनको अटैक किया जा सकता है, इसलिए यात्री जो है एहतियातन इस जो है पूरे सिक्योरिटी के बीच चलें, कवर। ठीक है जी, आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त हम चलते हैं साउथ ब्लॉक की तरफ, जहां पर राकेश सिंह हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ मौजूद हैं। राकेश, क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ चल रहा है वहां पर अभी? देखिए, अभी भारत राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के नेतृत्व में उच्च स्तरीय बैठक जारी है, लेकिन अभी की बड़ी खबर यह है कि केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री और वहां के राज्यपाल से फोन पर बातचीत की है और पूरी स्थिति की जानकारी ली है। गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर के डीजीपी को साफ तौर है कि प्रति घंटे जो है इस बाबत रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय को जो कंट्रोल रूम स्थित है उसकी जानकारी दी जाए। साथ ही साथ कल केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने 10 बजे अपने आवास पर उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है, जिसमें आईबी, रॉ और गृह मंत्रालय के आला अधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे। क्योंकि सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस तरह के आईबी के स्पेसिफिक इनपुट थे कि 8 से 13 जुलाई के बीच आतंकी बड़ा हमला कर सकते हैं और उसके बाद आतंकी अपने मंसूबे में सफल हुए। जी राकेश, आप बने रहे हमारे साथ। अब हम आपको सुनवाते हैं गुलाम नबी आजाद का क्या कुछ कहना है इस पूरी वारदात के बारे में। जिस तरह से अमरनाथ यात्रियों पर हमला हुआ है मिलिटेंटों के, आतंकवादियों के द्वारा, इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है और पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को और पूरे देश के लोगों को इसकी निंदा करनी चाहिए। और मैं नहीं समझता कि कश्मीर का कोई भी बच्चा, कोई भी औरत, मर्द आतंकवादियों के इस हमले को अच्छा समझता होगा। सभी इसकी निंदा करते हैं। तो पूरे जम्मू और कश्मीर में इस वारदात के बाद इंटरनेट को बंद कर दिया गया है, क्योंकि व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए भड़काऊ जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उसमें इंटरनेट का इस्तेमाल वहां पर किया जाता है। और पिछले दिनों ये बात पूरी तरह से साबित हो चुकी है। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने साफ तौर पर ऐसे सबूत पेश किए थे जिसके मुताबिक इंटरनेट का इस्तेमाल भड़काऊ सामग्री को प्रचारित करने के लिए किया जाता था। लिहाजा फिलहाल
पूरी तरह से इंटरनेट पर जम्मू कश्मीर में रोक लगा दी गई है। अजय जांडियाल के पास सीधे चलते हैं। अजय, क्या कुछ अपडेट वहां पर आतंकियों की धरपकड़ के लिए? अब क्या कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू होगा? अगर होगा तो किस तरह से उसे अंजाम दिया जाएगा? स्टैंडर्ड ऑपरेशन का जो प्रोसीजर है वो क्या है? बिल्कुल, आपको बता दूं, ठीक इस हमले के बाद वहां पर अतिरिक्त सुरक्षा बलों को भेजा गया है। सीआरपीएफ और सेना के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस का जो खास दस्ता रहता है सुजी का, वो वहां पर जो है वो चला गया है ताकि पूरे इलाके में कॉर्डन किया जा सके। और यही एक तरीका रहता है एसओपी है कि जब भी कोई हमला होता है उसके बाद पूरे इलाके को कॉर्डन किया जाता है और आतंकियों की धरपकड़, उनको मार गिराने के लिए वहां कवायद शुरू होती है। मगर इस हमले के बाद सबसे बड़ी प्राथमिकता रवि जी जो थी वो कहीं ना कहीं उन जख्मी यात्रियों को वहां से निकालने की थी और उसके बाद एक इस तरह से उनको निकाला जाना था ताकि वहां पर कोई बचाने जाए तो आतंकी उनको निशाना ना बना लें। सुरक्षा बलों के लिए यह भी बड़ी चुनौती थी। हालांकि वहां से उनको रेस्क्यू कर लिया गया है। मेरे साथ कुछ रवि जी यात्री हैं जो अमरनाथ यात्रा करके वापिस आए हैं। इनसे पूछते हैं कि आखिर किस तरह की सुरक्षा इन्होंने देखी। आप यात्रा पर गए थे, आपको किस तरह से वहां पर सुरक्षा मिली, रास्ते में या ऊपर केव तक? यात्रा में मतलब सुरक्षा तो बहुत थी, लेकिन जब हम यात्रा करके वापस आ रहे थे करीब 6 बजे वहां से हम चला था, काफिला छोटा था, और 6 बजे के बाद करीब 12:30 बजे के पास 12:30-1 बजे के पास वहां पे सभी लोगों को इकट्ठा कर दिया, बस इकट्ठी। तो आप जब गए थे आपको यहाँ से कॉन्वॉय के साथ लिया गया? बिल्कुल सुरक्षा के साथ गए थे हम सब, काफी अच्छी सुरक्षा थी और यहीं से हमें प्रोटेक्शन मिली थी। आप कितनी गाड़ियां, जब आप गए थे कितनी गाड़ियां थी साथ और कितने सुरक्षा बलों के लोग? हाँ, गाड़ी का जो 30 से 25 के बीच थी और सुरक्षा वालों की भी 15-20 गाड़ी हमारे आगे पीछे थी, जो सारे रास्ते पे थी, और मिलिट्री भी चारों में ही खड़ी हुई थी। तो उन्हीं के बीच में हम लोग गए हुए थे और बीच में भंडारे की, लंगर की अच्छी व्यवस्था थी और हर जगह में मिलिट्री ने अच्छी व्यवस्था की हुई थी। और सभी से कहना चाहूंगा जो लोगों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन कराया है सभी दर्शन करने जाए। आप समझ सकते हैं, इनका कहना है जब ये गए हैं 30 से 35 गाड़ियां थी, उनमें 8 से 10 गाड़ियां जो है सुरक्षा बलों की थी। उसके बाद आपको बता दूं रवि जी, जहां भी इन यात्रियों को रोका जाता है, चाहे वो चाय के लिए रोका जाएगा, भोजन के लिए रोका जाएगा, कहीं भी रोका जाता है, या फिर कई बार हाईवे बंद हो जाता है तो उसके बाद भी अगर इनको कहीं रोका जाता है तो ऐसे कैंप में रोका जाता है जहां पर कड़ी सुरक्षा रहती है ताकि किसी भी तरह से कोई भी यात्री को आतंकी जो है वो नुकसान ना पहुंचा सके। मगर ये जो बस थी, गुजरात नंबर की बस थी, ये कहीं ना कहीं बालटाल से ये लोग निकले हैं दर्शन करने के बाद। जी बने रहे हमारे साथ। इस वक्त हम चलते हैं जो हमारे रक्षा विशेषज्ञ, माफ कीजिएगा, जो डिफेंस कॉरेस्पोंडेंट है हमारे सुमित चौधरी, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। सुमित, क्या कुछ अपडेट है आतंकियों की धरपकड़ के लिए, क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए, सबसे पहले तो रवि मैं आपको सीक्वेंस ऑफ इवेंट बता दूं। कहा जा रहा है कि करीबन 8:15 पे सबसे पहले इन्होंने जो मिलिटेंट्स ने वो नाका जहां पर एसटीजी आपका और जो सीआरपीएफ की जो थी खानन बल के अंदर वो लगी थी, उसके ऊपर अटैक किया। उसके बाद ये लोग आगे की तरफ अटैक इन्होंने 8:20 में भटिंगू जो जगह पड़ती है अनंतनाग की, वहां पर अटैक किया। उसके आगे फिर एक और जगह इन्होंने सीआरपीएफ की ही बटालियन 19 बटालियन जो है अरवानी में, उसमें अटैक किया। हालांकि सुरक्षा फोर्सेस को कोई जो बड़ा मेजर लॉस नहीं हुआ है, कोई इंजरी ऐसी बड़ी नहीं हुई, लेकिन माना यह जा रहा है कि जहां पर शरणार्थी थे, यानी जो बस शरणार्थियों की थी जो विदाउट कॉन्वॉय जा रही थी, विदाउट इन्फॉर्मेशन रजिस्ट्रेशन के जा रही थी, उसको ये टारगेट करने में सफल हो गए। और माना यह जा रहा है, जो ऑफिशियली आया, कि करीबन 6 जो है सिविलियन जो है जिनकी मौत हो गई और करीबन 14 से ज्यादा, करीबन 14 के करीब जो है वो इंजर्ड है। इसको लेकर अभी भी, क्योंकि माना जा रहा सिक्योरिटी फोर्सेस लगातार वहां पर 19 बटालियन और जो 14 बटालियन है जो सीआरपीएफ की, इसके अलावा जो लोकल पुलिस है जम्मू एंड कश्मीर की और जो आर्मी है, उसने पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया और सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है, क्योंकि माना जा रहा था कि करीबन आतंकी 2 से 3 हो सकते हैं। और माना ये भी जा रहा है कि बने रहिए हमारे साथ। अब हम आपसे पूछेंगे इसके बाद में कि आखिर किस तरह के हथियार थे। अब तक जो इनिशियल इंफॉर्मेशन आई है उसके मुताबिक किस तरह के हथियारों का इस्तेमाल इस हमले में किया गया था। लेकिन उससे पहले बता दें कि पीएम मोदी लगातार मामले पर निगाह बनाए हुए हैं अपनी। उन्होंने एनएसए अजीत डोभाल से बात की है, इसके अलावा उन्होंने राजनाथ सिंह से बात की है, और अभी उनका जो ताजा बयान आया वो ये है कि किसी भी कायरतापूर्ण हमले के सामने भारत नहीं झुकेगा। पीएम मोदी का यह बयान इस वक्त की बड़ी खबर। अमरनाथ यात्रियों पर जो हमला हुआ है उसके बाद पीएम का पहला बयान। सुमित, किस तरह के हथियारों का इस्तेमाल किया गया था आतंकियों द्वारा इस हमले में, क्या कुछ जानकारी मिल पाई अब तक? देखिए, अभी किस तरीके के आतंकी या ग्रेनेड इस्तेमाल किया या फिर जो AK-47 फायरिंग हुई, क्योंकि अक्सर ऐसे आतंकी वो हथियार इस्तेमाल करते हैं जो सुरक्षा एजेंसी से ही छीनते हैं। आपने देखा होगा कि अभी हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर में कई बार ऐसी वारदात जी, नोटबंदी के बाद हथियार छीनने की घटनाएं बहुत बढ़ी थी और बैंक लूटने की घटनाएं भी।
जी निश्चित तौर पर रवि, उसी के बाद ये माना जा रहा है कि अभी जो हथियार हो सकते हैं वो उनकी कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन मैं जिस तरीके से बता रहा था कि आपको कि पहला सीक्वेंस ऑफ इवेंट क्या था, यानी पहले इन्होंने अटैक किया उस नाके पे जो भटिंगू में है अनंतनाग में, उसके बाद इनका जो आगे का था वो इन बस को टारगेट किया और उसके बाद भी रुके नहीं। उसके बाद ये अरावली जो कहते हैं जो अनंतनाग में है 19 बटालियन का जहां पर ऑफिस है सीआरपीएफ का, उसको इन्होंने अटैक किया। लेकिन सीआरपीएफ के जवानों या सिक्योरिटी फोर्सेस को ये टारगेट करने में या कोई मेजर लॉस देने में सफल नहीं हुए, लेकिन इस बस को टारगेट करने में सफल रहे, क्योंकि ये बस माना जा रहा है कि विदाउट कॉन्वॉय जा रही थी, विदाउट रजिस्ट्रेशन जा रही थी, और ये बस को टारगेट इसलिए कर पाए क्योंकि उसके साथ कोई भी कॉन्वॉय नहीं था। हालांकि अभी भी जो है सिक्योरिटी फोर्सेस जो है लगातार उस पूरे एरिया में कॉर्डन ऑफ किया हुआ है और लगातार। जी स्मिता बने रही हमारे साथ। सावन का पहला सोमवार और शिव भक्तों पर कायरतापूर्ण हमला, श्रीनगर में अमरनाथ यात्रियों पर एक बड़ा कायरतापूर्ण हमला जिसमें 7 यात्रियों के मारे जाने की खबर है। हमारी कवरेज लगातार जारी है, पल पल की जानकारी आपको देते रहेंगे। फिलहाल हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज। हमला हुआ है जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में। आतंकियों ने अमरनाथ यात्रियों की बस पर अंधाधुंध फायरिंग की है, जिसमें 7 अमरनाथ यात्रियों की मौत हो गई है, जबकि 15 से ज्यादा जख्मी बताए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने साफ कहा, ऐसे कायरतापूर्ण हमले से भारत झुकेगा नहीं। हमलों में अपनों को खोने वालों से हमें संवेदना है। जम्मू कश्मीर में इस वक्त इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है ताकि गतिविधि को अंजाम न दे पाए। राजनाथ सिंह गृह मंत्री ने कल सुबह 10 बजे हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। इस वक्त की बड़ी खबर, अनंतनाग के बटेंगू में आतंकी हमले में 7 अमरनाथ यात्रियों की मौत हो गई है। प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर के सीएम और गवर्नर से बात की है। साफ कहा, ऐसे कायरतापूर्ण हमले से भारत झुकने वाला नहीं है। हालांकि हमले में अपनों को खोने वाले लोगों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई है। ट्वीट किया प्रधानमंत्री ने, शांतिपूर्वक अमरनाथ यात्रा पर निकले यात्रियों पर हमले की खबर से इतना आहत हुआ हूं कि कहने को शब्द नहीं है। इस हमले की हर तरफ से, हर वर्ग से निंदा की जानी चाहिए। प्रधानमंत्री ने साफ कहा, मेरी गहरी सहानुभूति उन लोगों से है जिन्होंने इस आतंकी हमले में अपनी जान गंवाई। मैं घायलों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। भारत इस तरह के जघन्य हमलों से कभी नहीं झुकेगा। बांटने वाली साजिश कभी कामयाब नहीं होगी। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, अमरनाथ यात्रियों पर आतंकवादी हमला निंदनीय है। मृतकों एवं घायलों के परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा, इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी सहानुभूति है और मैं घायलों के लिए दुआ करता हूं कि वो जल्दी स्वस्थ हों। बड़ी खबर, 6 कैमरों की नजर से आप देख रहे हैं अमरनाथ यात्रियों पर अनंतनाग के बटेंगू में हमला हुआ। सुरक्षा बल इस वक्त मुस्तैद मौजूद। जो यात्री काफिले में थे उनकी सुरक्षा, कैमरे 2 के जरिए सुरक्षा बलों की वहां मूवमेंट। अस्पताल में क्या चल रहा है कैमरा 3 से आपको दिखाया जा रहा है, और आसपास क्या गतिविधियां हैं कैमरा 4, 5 और 6। तमाम कैमरों की नजर से इस पूरी गतिविधि की पल पल की रिपोर्ट आपके टीवी स्क्रीन पर। क्या हुआ हमले के बाद अब तक, पीएम को एनएसए अजीत डोभाल ने जानकारी दी पूरे मुद्दे पर, पूरी घटना पर। गृहमंत्री राजनाथ ने सीएम और गवर्नर से बात की। गृहमंत्री ने पुलिस प्रशासन से हर घंटे की तफसील ली। सुबह 10 बजे गृह मंत्रालय की हाई लेवल बैठक बुलाई गई है। कल सरकार ने साफ कहा है कि अमरनाथ यात्रा जारी रहेगी। पूरे जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के बंदोबस्त कड़े किए गए हैं और साथ ही जम्मू कश्मीर में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। जिन्होंने हमला किया उन हमलावरों की तलाश तेज कर दी गई है। पीएम को एनएसए अजीत डोभाल ने तमाम जानकारियां दी। हमले में अब तक 7 श्रद्धालुओं की मौत की खबर है। श्रद्धालु दर्शन कर बस से लौट रहे थे। आतंकवादियों ने बस पर ताबड़तोड़ फायरिंग की और बस के आगे चल रही पुलिस बस पर भी हमला किया। रात करीब 8:20 पर यह आतंकी हमला अनंतनाग में हुआ और इस हमले में दर्जन भर के करीब लोग घायल हैं, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया और लगातार उनको स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधाएं दी जा रही हैं। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, जो कि अनंतनाग से
वारदात की जगह से और साथ ही अस्पताल में घायलों का इलाज हो रहा है, वहां से भी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। अजय जंडेल हमारे साथ जुड़ रहे हैं बेस कैंप जम्मू से। अजय, फिलहाल इस वक्त ताजा जानकारी आपके पास क्या है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि यहां पर अगर बात करें अमरनाथ यात्रा का जो बेस कैंप है, यहां पर अब अतिरिक्त सुरक्षा बलों को जो है वो लगाया गया है। अभी हमने दिखा कि किस तरीके से यहां पर सीआरपीएफ की जो डिप्लॉयमेंट है उसको यहां पहुंचा दिया गया है। कहीं ना कहीं साफ बात है कि अमरनाथ यात्रा को इस आतंकी हमले के बाद रोका नहीं जाएगा, ये साफ हो गया, क्योंकि एक बड़ी चुनौती सुरक्षा बलों के लिए है। हमने अभी अभी देखा है लगभग 6 से 8 गाड़ियां जो है सुरक्षा बलों की जो पेट्रोलिंग रहती है, जो तैनाती रहती है, जो अमरनाथ यात्री यहां से निकलते हैं उनको कड़ी सुरक्षा देने के लिए होती है सीआरपीएफ की, वो यहां पर पहुंच चुकी हैं। और इन्हीं गाड़ियों को जो कल यात्रा जाएगी उन यात्री बसेस के बीच में डिप्लॉय किया जाता है। लगभग 8 से 10 बस के बाद एक सीआरपीएफ की टोली जो एक गाड़ी में रहती है वो तैनात रहेगी और वो इसी तरह से पूरी जो गाड़ियां, चाहे वो 50 हैं, 60 हैं, 70 हैं, वो यात्रा पे डिपेंड करता है, उन बसेस के साथ जाएगी। और किसी भी तरह से अगर कोई भी संदिग्ध मूवमेंट देखी जाएगी तो ये जो सुरक्षा बल हैं इनको पूरे तरीके से ट्रेन किया गया है कि किस तरीके से आतंकी या किसी भी संदिग्ध तो देखने के बाद कार्रवाई करनी है। और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कल भी अमरनाथ यात्रा को यहां से जम्मू से निकाला जाएगा। हालांकि अभी की अगर बात करें तो हाईवे को बंद रखा गया है और इनपुट जो मिल रहे हैं उसके मुताबिक यात्रा को जो जिस तरह से निशाना बनाया गया इस तरह से और भी निशाना बनाने की कोशिश की जा सकती है। और इसी के मद्देनजर जो है सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया गया है। हमारी जो बात हुई है सीनियर अफसर जो जम्मू कश्मीर पुलिस के हैं अलग जिलों में, जैसे जम्मू से उधमपुर और राम, उसके बाद अनंतनाग और गांदरबल से होती हुई यात्रा आगे बाल्टाल जाती है, पहलगाम जाती है, उन सभी जो वहां से इनपुट मिल रही है उसके मुताबिक वहां पर और अतिरिक्त डिप्लॉयमेंट की गई है ताकि किसी भी तरह से अगर कोई आतंकी, अगर कोई संदिग्ध उस इलाके में है तो उसको जो है निपटाया जा सके। अभी जो मीर बाजार की बात आ रही है जहां पर यह आतंकी हमला हुआ है अनंतनाग में, वहां पर सुरक्षा बलों को लगाया गया है, एक बड़े लेवल का कॉर्डन वहां पर लगाया गया है। कोशिश ये कि आतंकी जो वहां पर हमला करके वहां से निकले हैं उन आतंकियों को कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइज किया जा सके, मार गिराया जा सके। अजय जंडेल हमारे साथ जुड़े हुए बेस कैंप से लगातार जुड़े हुए हैं और अजय बता रहे हैं कि क्या वहां पर कर रहा है प्रशासन। हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे साथ न्यूज रूम से रवि शर्मा भी जुड़ रहे हैं। और रवि, आप हमें यह बताइए कि इस वक्त पूरी कोशिश इस पूरे दौरान आतंकवादियों की यही थी कि किसी तरह से विघ्न पैदा किया जाए इस पूरी यात्रा के बीच में। फिलहाल वहां की स्थिति क्या है, वो टोपोग्राफी क्या है जहां पर आतंकवादियों ने हमला किया, ज्यादा जानकारी? देखिए, जो इलाका है पहलगाम का, ये आबादी थोड़ी यहाँ पर कम है, हाईवे यहाँ से गुजरता है और इसके आसपास निर्जन पहाड़ हैं, कुछ हद तक जंगल भी हैं और इसी तरह का पूरा जो रास्ता है वो बालटाल तक जाता है। बालटाल वो जगह है जहां से बेसिकली यात्रा शुरू होती है, जो पैदल यात्री जाते हैं वहां से अमरनाथ गुफा तक करीब 13 किलोमीटर का ये रास्ता है। और इस पूरे रास्ते में दोनों तरफ सुरक्षाकर्मी हर 50 कदम पे या 100 कदम पे आपको दिखाई देंगे हथियारबंद। और इसको सीआरपीएफ के अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना 3 लेयर की सुरक्षा मिलती है इस पूरे रास्ते पर। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस रास्ते पर यह वारदात अंजाम नहीं दी गई है। इससे पहले यानी बालटाल से पहले जहां जब यात्रा कह सकते हैं कि शुरू नहीं होती है वहां से पैदल यात्रा, वहां पर यह हमला हुआ है। और 7 बजे के बाद जो मेरी जानकारी है, बसों को यानी यात्रा से जुड़ी हुई किसी भी बस को हाईवे पर चलने की अनुमति नहीं थी। इस नियम का उल्लंघन किया गया। ये बस बिना कॉन्वॉय के, बिना सुरक्षा बलों के अकेले निकल पड़ी। इसमें यात्री थे और माना जा रहा है कि प्राइवेट टूर ऑपरेटर की यह बस थी और जिसने नियमों को ताक पर रखकर बस को शाम को निकाला, उस वक्त जबकि उसे सड़क पर नहीं होना चाहिए था, हाईवे पर नहीं होना चाहिए था। इतने लंबे हाईवे पर करीब श्रीनगर तक आने में बालटाल से 2 घंटे का वक्त लगता है और इतने लंबे रास्ते पर कदम कदम पर सुरक्षा कर्मियों का खड़े हो पाना करीब करीब नामुमकिन सी बात है। हालांकि इस हाईवे पर लगातार पेट्रोलिंग होती रहती है, सुरक्षा बल लगातार मौजूद रहते हैं, लेकिन हर कदम पर वो मौजूद हो ऐसा बहुत प्रैक्टिकली संभव नहीं है। इसीलिए इस वारदात को अंजाम देने के लिए जो घात लगाकर आतंकियों ने अंजाम दी है, इस बस को चुना क्योंकि अकेली थी, वल्नरेबल थी, इसके साथ सुरक्षा नहीं थी और गलत समय पर गलत जगह पर यह बस थी, इसलिए इस वारदात को अंजाम दिया गया। रवि, आप यात्रा कर चुके हैं अमरनाथ की, आप जा चुके हैं, आपने पूरी कवरेज भी की हुई है लगातार। क्या इस तरह से किसी बस का लगातार जो कि कॉन्वॉय से बाहर भी चल रही हो, क्या संभव है? और अगर संभव है तो ये बड़ी चूक की एक तरफ इशारा भी करता है।
जी बिल्कुल, देखिए मैं बताऊं, श्रीनगर से अगर आप निकलते हैं बाल्टाल के लिए तो एक खास समय के बाद कुछ नहीं है वहां पर। एक रास्ता वहां से करगिल के लिए निकल जाता है जो कि जाहिर तौर पर निर्जन और बहुत कम लोग वहां आते जाते हैं, और दूसरा रास्ता बाल्टाल जाता है। इन दिनों में जब यात्रा चल रही है, कोई भी समझ सकता है कि बस अगर जा रही है या आ रही है तो या तो वो यात्रियों से भरी हुई होगी, या तो यात्रा के लिए जा रही है या यात्रा से वापस आ रही है। और इस खास तरह के आपने भी जैसे देखा होगा कि जो इस तरह की यात्राएं होती है, धार्मिक बसों पर झंडे लगा दिए जाते हैं, लिखा दिया जाता है, तो आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता नहीं है ऐसी बस को। और अगर ऐसी बस अकेले में चल रही हो, आतंकी वहां पर हथियारबंद मौजूद हो, तो टारगेट करना बहुत ही आसान हो जाता है। मैंने कहा कि बहुत वल्नरेबल सिचुएशन में यह बस वहां पर मौजूद थी और गलत समय पर वहां पर थी, इसीलिए इस वारदात को अंजाम दिया गया। शायद सुरक्षा कर्मियों को भी जो रिस्पांस टाइम ज्यादा हो गया वो इसलिए हो गया क्योंकि 7 बजे के बाद किसी भी बस को जो कि अमरनाथ यात्रा से जुड़ी हुई है, हाईवे पर चलने की इजाजत नहीं है। तो मानकर ये चल रहे होंगे सुरक्षाकर्मी कि इस वक्त कम से कम कोई बस हाईवे पर नहीं हो सकती है, जबकि एक बस हाईवे पर मौजूद थी और जिस पर रैंडम फायर आतंकियों की तरफ से किया गया, जिसमें कि 7 यात्रियों के मारे जाने की अब तक खबर आ रही है और घायलों की संख्या भी करीब 1 दर्जन बताई जा रही है। हालांकि वास्तु स्थिति अभी धीरे धीरे क्लियर होगी क्योंकि रात का वक्त है, पहलगाम के अस्पताल में पहुंचा दिया गया घायलों को भी, लेकिन आशंका यह है कि ये आंकड़ा जो है हताहत होने वालों का ये बढ़ भी सकता है। रवि, इस पूरे इलाके में प्रशासन और इस पूरे इलाके में जो फोर्सेस है कोशिश कर रहे हैं कि उन आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर सके, लेकिन जिस तरह का ये हमला है और क्योंकि आप क्राइम इस तरह की घटनाओं पर काफी नजदीकी नजर रखते हैं, कितने आतंकवादी हो सकते हैं जिन्होंने इस तरह से घात लगा के हमला किया हो, लेकिन उनको न्यूट्रलाइज करना भी कितना मुश्किल हो सकता है इस पूरे टेरेन में जहां पर झेलम भी बगल में ही है? देखिए, पिछले कुछ समय की अगर हम बात करें तो जिस तरह के अटैक्स हुए हैं, 3 से 4 का जत्था होता है आतंकियों का, घात लगाकर एकदम से हमला करते हैं वो, या तो अल सुबह या फिर उस समय में जबकि सुरक्षाकर्मी बहुत चौकन्ने नहीं होते हैं। ठीक इसी तरह की वारदात यहां पर लग रही है क्योंकि इस बस पर हमला करने से पहले भी 2 अन्य जगहों पर, नाके पर और एक कैंप पर, इन्होंने पुलिस पार्टी पर, माफ कीजिएगा, फायरिंग की थी। उसके बाद बस को अपना निशाना बनाया है। तो ये जो भी हैं 3 से 4 आतंकी हो सकते हैं और इनकी जो तलाश के लिए कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू होगा उसको देखना है कि कब शुरू करते हैं, क्योंकि रात का वक्त और एक तरह से कहें तो जंगली इलाका है, पहाड़ है वहां पर, पहाड़ी पेड़ों वाला इलाका है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसे में कॉम्बिंग ऑपरेशन को अंजाम दे पाना। तो ये एक चुनौती अपने आप में जरूर है, लेकिन ये भी सच है कि पनाह लेने के लिए ऐसे इलाकों के अंदर आतंकी उन छोटे छोटे गांवों का सहारा लेते हैं, मदद लेते हैं जो कि बने हुए होते हैं। ये छोटे छोटे गांव होते हैं, 20 से 30 घरों के यहां पर घर होते हैं और कम आबादी वाले गांव होते हैं। तो आतंकी यहां पर जाते हैं, ऐसी जगहों में पनाह लेते हैं। बुरहान वानी की हम बात करें, पिछले दिनों इसी तरह के घर में पनाह लेते वक्त वो मारा गया था। उसके बाद भी कई आतंकी, लगातार 9 से करीब 10 आतंकी पिछले 2 महीने के अंदर इसी तरह मारे गए हैं और सभी के जो मोडस ऑपरेंडी था पनाह लेने का वो यही था कि वो जो आबादी से दूर रिमोट एरियाज में बने छोटे छोटे गांव होते हैं वहां पर वो हथियारबंद होते हैं, डरा धमकाकर लोगों को, और कई बार सपोर्टर्स भी गांव के लोग उनके होते हैं, वो उन्हें अपने आप पनाह देते हैं। तो अभी उम्मीद यही होगी सुरक्षा कर्मियों को कि ऐसे ही किसी गांव में वो लोग होंगे, क्योंकि रात के वक्त इस वक्त हम टीवी स्क्रीन पर वो बस देख रहे हैं जिस पर हमला किया आतंकवादियों ने। वो तस्वीर उस बस की जिसको घेरा आतंकवादियों ने, जिस पर हमला किया और जिसके चलते 7 श्रद्धालुओं की असमय ही मौत हुई, टीवी स्क्रीन पर है। और लगातार घायलों को भी चिकित्सा सुविधाएं लगातार दी जा रही हैं। रवि, और जो बता रहे थे कि ये टेरेन इतना टफ है और इतना डिफिकल्ट है, जिस तरीके से रात का वक्त उन्होंने चुना है आतंकवादियों ने हमला करने के लिए उन श्रद्धालुओं पर जो कि अमरनाथ यात्रा करके लौट रहे थे। और तस्वीरें अपने आप में बता रही हैं, ये वो बस है आपके टीवी स्क्रीन पर जिस पर हमला हुआ है। रवि, आप लगातार हमें बता रहे थे कि यहां पर कितना डिफिकल्ट है, कितना मुश्किल है यहां पर ऐसे ऑपरेशन को अंजाम देना जहां ऐसे आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज किया जा सके। कितना मुश्किल है अब आगे यात्रा को वैसी सुरक्षा दे पाना, क्योंकि ये हमला हो चुका है और लगातार प्रशासन ने यह साफ कर दिया इसके बाद कि यात्रा को रोका नहीं जाएगा। जी बिल्कुल राजीव, यात्रा को रोकने की कोई वजह दिखाई भी नहीं देती है। जैसा कि अब तक सामने आया है, ये बस नियमों का उल्लंघन कर रही थी। बाकायदा एक प्रोसीजर बनाया जाता है। आप भी जानते हैं कि श्राइन बोर्ड बाकायदा गठित है जिसको की यात्रा ऑर्गेनाइज करनी होती है। वो यात्रा कब शुरू होगी, कब खत्म होगी, उसकी तिथियां तय करता है, उसकी सुरक्षा के मापदंड तय करता है। और एक बड़ी तादाद जो है सुरक्षा कर्मियों की, चाहे वो जेएनके पुलिस से हो, चाहे वो सीआरपीएफ से हो या फिर वो मिलिट्री से हो, सिर्फ इस यात्रा के लिए उनको बाकायदा अपॉइंट किया जाता है इन सुरक्षा बलों
स्थानों को, और इनकी रिपोर्टिंग श्राइन बोर्ड को होती है, यानी श्राइन बोर्ड टॉप अथॉरिटी हो जाती है और वो ही इस पूरी यात्रा का संचालन करती है, जिसके श्राइन बोर्ड के मैं बता दूं आपको कि जो चीफ होते हैं, जो अध्यक्ष होते हैं, वो जम्मू एंड कश्मीर के मौजूदा गवर्नर होते हैं। तो एक पूरा प्रोसीजर है, एक पूरा सिस्टम बना हुआ है और उस सिस्टम ने कुछ नियम बनाए हुए हैं इस यात्रा को करने के, जिसमें पहला नियम यह है कि बालटाल से पहले, यानी उस स्थान तक पहुंचने तक जहां के बाद की पूरी सुरक्षा दी गई है पैदल रास्ते को, वहां तक पहुंचने के लिए समय निर्धारित है। आप ये नहीं कि रात को 2 बजे आप चल दें वहां पर और पहुंच जाए और आपको वहां पर कोई वेलकम करेगा। दरअसल जो बालटाल जगह है जहां से यात्रा, पैदल यात्रा शुरू होती है, वहां पर बाकायदा लंगर हैं, बहुत सारे हरियाणा से, पंजाब से, दिल्ली से, उत्तर प्रदेश से, यहां तक कि राजस्थान से बहुत सारे लोग वहां पर स्पेशली इस यात्रा के दौरान जाते हैं, वहां पर भंडारे का आयोजन करते हैं, बहुत लजीज और अच्छा खाना वहां पर वो यात्रियों को देते हैं और ठहरने की व्यवस्था भी उनकी करते हैं, क्योंकि वहां होटल वगैरह कुछ है नहीं। लेकिन अगर गलत समय पर कोई वहां के लिए चलता है तो सुरक्षा क्योंकि उसके बाद अवेलेबल है, उससे पहले नहीं है। तो ये यकीनन रवि, क्योंकि आप इस पूरे इलाके में जा चुके हैं, आपने इस पूरी यात्रा को कवर भी किया हुआ है, तो आपको पता है कि यहां पर कितना समय लगना चाहिए और कितना समय इस दौरान लगा, जिसके चलते यहां पर आतंकवादियों ने हमला किया। रवि, आप हमारे साथ बने रहे, हमारे साथ अजय जांडियाल भी बेस कैंप से जुड़े हुए हैं। छोटे से ब्रेक का वक्त है, पल पल की अपडेट आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे।